Hello, dear students. Welcome all of you on my YouTube channel KT Sir English, and this is Kartar Singh. And we are going to start today a new class. अमेरिकन पोएट्स हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी नेचुरल पोयम है, लिरिकल पोयम है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग टाइप की पोयम है जिसका नाम आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आफ्टर एप्पल पिकिंग। आफ्टर एप्पल पिकिंग जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, और आज वाली क्लास के सेशन में हम लोग इनके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। और जो हमारे ऐप के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हमने इसका जो टेक्स्ट है वो पहले पढ़ लिया था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा टेक्स्ट है जिसमें आपको एक न केवल एक सिंपल मीनिंग समझ में आते हैं, साथ में उसके पीछे जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस पोएम के अंदर बहुत सिंबॉलिकल पोएम है, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है और एक्सटेंडेड मेटाफर है, एक एलिग्री है ये पोयम जो बात करती है कि जो एप्पल पिकिंग करते हैं, है ना, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा थक गया है और अब वो रेस्ट करना चाहता है, वो सोना चाहता है। अभी सोना किस तरह का है, स्लीप किस तरह की है, तो ये पोयम लास्ट में ख़त्म होती है इस चीज़ को लेकर के कि ये जो स्लीप है ये क्या डेथ तो नहीं है, क्या ये हाइबरनेशन तो नहीं है। वुडचक जो जानवर होता है उसकी जो एक नींद है वो जो हमेशा के लिए लंबा सोता है 3-4 महीने के लिए, कहीं ये वो नींद तो नहीं है। तो बहुत सारे सिंबॉलिकल मीनिंग ये पोएम अपने पीछे छिपा के रखती है। जब आप पोएम पढ़ते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आपको रिवील होती हैं, समझ में आती हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे कि वो सारी बातें आपको यहाँ इन क्वेश्चंस में भी समझ में आ जाएं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लिए ताकि जिन्होंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा उनको इन क्वेश्चन से कुछ समझ में आ जाए। मोर देन 90 क्वेश्चंस हैं, है ना, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनना, इनके आंसर सुनना, और अच्छा लगेगा आपको पेपर करके, और लास्ट तक जुड़े रहना। बहुत अच्छी पोएम है। अगर आपको इसका टेक्स्ट पढ़ना हो, इसकी थियरी पढ़नी हो, जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब के स्टूडेंट भी कि हम किस तरह से इनके टेक्स्ट को पढ़ते हैं, किस तरह से इसका जो सेकंड पार्ट होता है थियरी वो पढ़ते हैं, और ये इसका लास्ट पार्ट होता है जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इस वाले में मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस मैं कुछ इस तरह के लेकर आया हूँ कि जिससे आपको पूरा टेक्स्ट समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस टेक्स्ट पे ही आते हैं, है ना, ये बात आप ध्यान रखना। चलो हियर वी गो, शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। आई होप कि आपने टेक्स्ट पढ़ रखा होगा, इसकी थियरी पढ़ रखी होगी, तो अब आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु रोट द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। तो ये तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि आफ्टर एप्पल पिकिंग को किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप यहीं देख लेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ये पोएम पहली बार कब पब्लिश हुई थी, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब इंग्लैंड चले गए थे एक बार अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और अपने 4 बच्चों के साथ, कुछ समय के लिए वो इंग्लैंड में रहे थे और वहाँ रहते उन्होंने ये पोएम पब्लिश की थी। बहुत फेमस हुई, बाद में वापस ये अमेरिका आ गई, अमेरिका के रहने वाले थे, फिर इन्होंने वहाँ उस पोएम को पब्लिश करवाया था। तो फर्स्ट टाइम ये जो है 1914 में पब्लिश हुई थी, और ये ध्यान रखना इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी। और इनका जो कलेक्शन था, इनका सेकंड कलेक्शन था पोएम का। पहला तो इनका था ए बॉयज विल, और दूसरा था इनका नॉर्थ ऑफ बोस्टन, है ना, तो उसमें इन्होंने पब्लिश किया था दोस्तों इसको। सॉरी सॉरी गाइस। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द पोएम अपीयर्ड इन द कलेक्शन। ये पोएम किस कलेक्शन में अपीयर हुई थी, ये इनका सेकंड कलेक्शन था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, उसमें ये पब्लिश हुई थी, है ना। तो ये हम सेकंड जो पार्ट होता है ना पोएम का हमारा, टेक्स्ट पढ़ने के बाद, उसमें हम यही बातें करते हैं। उसमें सब चीज़ें, सारे फैक्ट्स आपको मिलते हैं। पोएम कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, स्टाइल क्या था, इसका थीम्स क्या हैं, उन सब पे बात होती है। तो उन्हीं पे क्वेश्चंस भी बनाए हैं मैंने आपके लिए। द पोएम इज मेनली रिटर्न इन। ये पोएम किस में लिखी है, हेरोइक कपलेट्स में लिखी गई है? नहीं। इस पोएम को देखना, ये पोएम के लिखने की कुछ खास बातें हैं। ये पोएम बहुत ही स्ट्रेंज स्ट्रक्चर लेके बैठी हुई है। इसमें एक तो इसने ब्लैंक वर्स यूज़ किए हैं, और मोस्टली कई लाइंस की जो आयम्बिक हैं, पेंटामीटर हैं, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। कुछ लाइन बहुत छोटी हैं अचानक, क्योंकि जो पोएम पूरी लिखी गई ना, ये जो इसका स्पीकर है इस पोएम का, आफ्टर एप्पल पिकिंग का,
वो पोएट थक चुका है, वो ड्राउजी स्टेट में है, वो नींद आ रही है उसको, वो स्लीपीनेस में है, वो है वो डे ड्रीम लाइक स्टेट में है। तो वो कभी कभी ऐसे ना, अ, ये पोएम का स्ट्रक्चर देखना, कभी बड़ी बड़ी लाइन्स आ जाएंगी, कभी छोटी लाइन आ जाएंगी, कई आयम्बिक होंगी, कई बार लाइन आयम्बिक भी नहीं होंगी, थोड़ा। और लाइन्स जो है वो अनराइम्ड है, कभी कभी तीन तीन लाइन एक साथ राइम हो गई, कभी कुछ राइम है, कभी कुछ, क्योंकि जो हमारा पोएट है, जो हमारा स्पीकर है ना, उसकी मेंटल कंडीशंस बार बार चेंज हो रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देंगी, है ना। तो ये वैसे देखो पूरा ओवरऑल ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, इरेगुलर राइम है, जिसकी कोई ऐसे फिक्स राइम नहीं है किसी। अच्छा, पूरी जो पोएम है ये एक ही स्टेंजा है, माई मदर एट 66 जो कमला दास ने लिखी है, बिल्कुल उसकी तरह वन सिंगल स्टेंजा है जिसमें 42 लाइन्स है, और मतलब कोई राइम्ड नहीं है या फिक्स राइम नहीं है ना। ये मीटर में लिखी गई है लाइन, तो अब इसको हम फ्री वर्स तो नहीं कह सकते, ब्लैंक वर्स कहेंगे, जहां लाइन में मीटर है बट राइम नहीं है ना। तो ब्लैंक वर्स है विद इरेगुलर राइम, राइम है बट रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। तो आंसर आप इसका सी करेंगे दोस्तों। डोमिनेट मीटर कैसा है इसका, अनराइम लाइन है और आयम्बिक पेंटामीटर। कभी कभी पेंटामीटर नहीं मिलेंगे, दो दो शब्दों की ही लाइन है, बट मोस्टली जो डोमिनेट करता है मीटर वो आयम्बिक पेंटामीटर करता है। तो आंसर इसका बी करेंगे। द पोएम कंसिस्ट्स ऑफ, इस पोएम में कितनी लाइन है, तो इसमें 42 लाइन्स हैं, ये ध्यान रखना। देर आर 42 लाइन्स और एक ही स्टेंजा है, इन अ सिंगल स्टेंजा। पूरी पोएम एक स्टेंजा है, जिसको अलग अलग स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिवाइड नहीं किया है। 42 लाइन्स हैं। फ्रोस्ट फ्रोस्ट का जो टोन है पोएम में वो कैसा है, ड्रामेटिक और हेरोइक है, कन्वर्सेशनल नरेटिव है, सटायरिकल है, डिडेक्टिक सरमन लाइक है। तो ये पूरी पोएम कन्वर्सेशनल लिखी गई है, नरेटिव है। उस पूरे जो सिंगल स्टेंजा है उसमें जो पोएट है या जो स्पीकर है वो अपनी फिजिकल जो टायर्डनेस है उसको बता रहा है, मेंटल टायर्डनेस को शो कर रहा है, और वो बोले जा रहा है कन्वर्सेशनल स्टाइल में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हम कलिक्वल लैंग्वेज में बात करते हैं, इन द सेम वे। और नरेटिव है, वो अपनी पूरी मेंटल फिजिकल कंडीशन को बता रहा है, अपनी फसल के बारे में बता रहा है, अपने एप्पल ओचार्ड के बारे में बता रहा है तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, नरेट कर रहा है। तो आंसर आप इसका बी कर देंगे। पोएम कंबाइंस लिरिक विद, ये पोएम कंबाइन होती है लिरिक विद, इसमें एक लिरिक है, गीत है, और साथ में ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें एक स्पीकर गाया जा रहा है, एक स्पीकर गाया जा रहा है, लिसनर हम रीडर हैं जो सुन रहे हैं उसकी बात को, पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और लिरिकल है क्योंकि इसमें राइम है, और अनराइम राइम मतलब कुछ इस तरह से है कि वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है ना। बहुत अच्छे फिगर ऑफ स्पीच है, आयम्बिक है, तो आपको एक अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो अब यू कैन सिंग दिस पोएम, इट्स लिरिकल, इट्स नेचर पोएम, ड्रामेटिक मोनोलॉग, कन्वर्सेशनल। ये पॉइंट्स जरूर याद रख लेना आप लोगों ने, खास पॉइंट है इसके। तो ये जो पोएम है ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर लिखी गई है, लिरिक है जिसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी कि एक सिंगल स्पीकर पूरी पोएम को आपको सुना रहा है, सिंगल स्पीकर, ये ध्यान रखना। द राइम स्कीम इन द पोएम इज, इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, फिक्स है नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं है, रेगुलर नहीं है। सोनेट पैटर्न में है नहीं, राइम्ड कपलेट्स है नहीं, इरेगुलर है, और बार बार शिफ्ट हो रहा है, कभी कुछ राइम रख रहा है, कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ राइम रख रहा है, राइम चेंज हो रही है, बार बार राइम चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो आंसर इसका आप डी करेंगे दोस्तों। द स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स, ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर जो स्पीकर रिफ्लेक्ट कर रहा है वो स्ट्रक्चर किस तरह का है, एंगर गुस्से वाला है, प्राइड गर्व वाला है, ड्रीम लाइक ड्राउजीनेस। अगर आपने पोएम पढ़ी हो तो ड्रीम लाइक ड्राउजीनेस है, इसमें वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको नींद सी आ रही है, सपना सा आ रहा है, और वो कभी वो रियलिटी में है, कभी वो ड्रीम में है, कभी फैक्ट्स, कभी फैंसी। तो पोएम भी स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है।
कभी बड़ी लाइन्स आ जाएंगी, कभी छोटी लाइन, कभी राइम अलग, कभी राइम अलग, इरेगुलर, मीटर भी फिक्स नहीं रहता है। तो ड्रीम लाइक ड्राउजीनेस, उसका स्ट्रक्चर भी स्पीकर की मन की स्थिति भी ऐसी है, और पोयम का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है। फिर द पोयम कैन बेस्ट बी क्लासिफाइड एज, इस पोयम को अगर आप एक नाम देना चाहें तो क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे नेचर लिरिक। ये इसमें एक एप्पल ओचार्ड है ना, एप्पल ओचार्ड, जिसमें एक एप्पल पिकर और वो एप्पल्स को तोड़ रहा है ना। आसपास बहुत सारे एप्पल के ट्रीज हैं, तो नेचर है, और गा सकते हैं इसलिए लिरिकल भी है। तो नेचर लिरिक इस पोएम के लिए सबसे अच्छा नाम दे सकते हैं आप। तो कई चीज़ आ गई, ये नेचर पोएम है, ये लिरिकल पोएम है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये कन्वर्सेशनल पोएम है ना, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, अनराइम्ड है, इरेगुलर राइम्ड है ना, वन स्टेंजा में पूरी लिखी गई है, 42 लाइन्स हैं। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आप याद कर ले, ठीक है ना। द स्पीकर स्टॉप्स पिकिंग एप्पल्स, स्पीकर जो है यहाँ का, जो एप्पल पिकर है, वो एप्पल्स तोड़ रहा था, लेकिन वो एप्पल्स तोड़ते पिक करते करते, प्लक करते करते वो थक जाता है, उसको वो फेडअप हो जाता है, वो बोर हो जाता है, उसको लगता है मुझे अब काम रोक देना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब मैं काम में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, कुछ सब कुछ अजीब अजीब सा दिख रहा है, मैं इनको हटाना चाह रहा हूँ, नज़रों से रब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी स्ट्रेंजनेस चीज़ दिखाई दे रही है। तो वो बड़ा अजीब सा फील करता है ना। और वो क्यों तोड़ता है? क्योंकि वो थक चुका है, ही इज़ एग्जॉस्टेड, वो बहुत थक चुका है काम करके, है ना। तो आंसर आप क्या कर देंगे? इसका बी कर देंगे दोस्तों। द सेंट ऑफ एप्पल्स, जो एप्पल्स का सेंट है, देखो एक तो थक गया इसलिए उसको नींद सी आ रही है, एक उस ओचार्ड में, उस ऑर्चर्ड में, उस गार्डन में, एप्पल गार्डन में उसको ना एप्पल्स की सेंट, खुशबू, जिसको हम यहाँ बोलेंगे ये ऑल फैक्ट्री इमेजरी है, ये एक स्मेल इमेजरी है, उसको खुशबू आती है, सेंट आती है एप्पल्स की, और वो भी उसको इंड्यूस टू स्लीपीनेस, इंड्यूस टू स्लीप, उसको नींद की तरफ लेके जा रही है। तो क्या कर रही है एप्पल्स का सेंट? उसको स्लीपीनेस, उसको नींद आ रही है उसकी वजह से। लैडर सिंबलाइजेस, जो लैडर है, देखो पूरी पोयम सिंबॉलिक पोयम है, सिंबॉलिज्म बहुत यूज किया गया है इसमें। एप्पल्स सिंबल है आपके अचीवमेंट के, आपके ह्यूमन एफर्ट्स के, हार्ड वर्क के। जो लैडर है वो भी एम्बिशन, आपको पहुंचना है, स्पिरिचुअलिटी का भी संकेत है, क्योंकि इसमें जो लैडर है वो हेवन की तरफ दिखाई देती है, फर्स्ट लाइन में देखा होगा आपने, फर्स्ट सेकंड लाइन के अंदर, है ना। तो ये आपको एस्पायरेशन, आपको जो पानी है चीज़ें सीढ़ी पे चढ़ करके, ये उन चीज़ों का सिंबल है। स्लीप जो है वो डेथ का सिंबल है। तो यहाँ हर चीज़ एक सिंबल लिए हुए है। आपको सुपरफिशियली ये पोएम लगेगी बहुत सिंपल है, इजी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे दिखता है भी इजी पोएम है, बट इसके अंदर बहुत डीप जो है सिंबॉलिक मीनिंग है। तो जब टेक्स्ट पढ़ते हो ना तो आपको अच्छे समझ में आता है। तो ये जो लैडर है ये सिंबल है एम्बिशन, महत्वाकांक्षा का, और एफर्ट, कोशिश का, प्रयास का, है ना। तो बी आंसर कर देंगे। द स्पीकर स्लीप में सिंबलाइजेस, जो स्पीकर की जो नींद है वो किस चीज का सिंबल है? वो मौत का सिंबल है, वो डीप रेस्ट, लॉन्ग रेस्ट का सिंबल है, वो हाइबरनेशन का सिंबल है। तो डेथ और डीपर रेस्ट का सिंबल है। स्लीप है वो मौत का या डीपर रेस्ट, बहुत गहरी नींद का जो है वो प्रतीक है, सिंबल है। लैडर किसका प्रतीक बताया? लैडर है एम्बिशन और एफर्ट का, और स्लीप है डेथ और डीपर रेस्ट का। इनको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। द पोएम मूव्स बिटवीन, ये पोएम मूव करती है किसके बीच में? तो जो एप्पल पिकर है, जो हमारा स्पीकर है, वो कभी कभी गार्डन में वो चीज़ें देख रहा है, रियलिटी में है, और कभी कभी उसको नींद आ जाती है, वो ड्राउजीनेस फील करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि उसको थकावट सी महसूस होती है, तो वो एक फैंसी और नींद में चला जाता है, वो इमेजिनेशन में चला जाता है ना। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई गई हैं, दो चीज़ों के बीच चल रही है पोएम ये, एक तरफ रियलिटी है और एक तरफ ड्रीम है। तो आंसर क्या करेंगे आप लोग? ए कर देंगे, है ना। रियलिटी और ड्रीम के बीच की ये पोएम है, ए आंसर कर देंगे। द वुडचक रिप्रेजेंट्स, जो यहाँ पे पोएम है
इसमें वुडचक एक जानवर आता है, लास्ट की लाइंस में देखना, लास्ट की 2-3 लाइंस में है। वुडचक एक तरह से एक ग्राउंड होग होता है, और वुडचक एक ऐसा जानवर है जो सर्दियां जब आती है ना, तो वो अंदर जमीन में जाके कहीं, कोई बिल में, जमीन में, कोई कैनल में जाके छिप जाता है, और पूरी सर्दी वहां नीचे ही रहता है, और वो हाइबरनेशन करता है। हाइबरनेशन, पूरा आराम से सो जाता है, अपनी एनर्जी को सेव करता है, सर्दी से बचता है, अपने आप को वार्म रखता है, अपना बॉडी को बिल्कुल ऐसे कूल कर लेता है, डेड बॉडी की तरह। धड़कनें कम हो जाएंगी, खून बहने का वो दौरा कम हो जाएगा, बिल्कुल शांत। बाहर जो लोग रहते हैं वो देखेंगे कि यार कहाँ चले गए ये सारे वुडचक, वो जमीन में चले जाते हैं। ऐसा लगता है बाहर के लोगों को कि मर गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ खत्म होती हैं, समर आती हैं, ये वापस आ जाते हैं। तो क्या ऐसी नींद तो नहीं आ रही मुझे कि मैं अब थक गया हूँ, सर्दी आने वाली, मैं भी कोई लंबा रेस्ट करना चाहता हूँ, डीपर रेस्ट या लॉन्ग रेस्ट या मे बी डेथ। लास्ट में पोएम बताती नहीं कि वो स्लीप है क्या, एक एम्बिग्विटी के नोट पर ये पोएम खत्म होती है। तो ये हाइबरनेशन की बात कर रहा है, हाइबरनेशन है ना, एक लॉन्ग स्लीप, लॉन्ग रेस्ट टू सेव योर एनर्जी, सेव योर बॉडी फ्रॉम विंटर, टू सेव योर फूड, है ना, उस चीज़ के लिए हाइबरनेशन किया जाता है, जो एक बायोलॉजिकल टर्म है। और ये कुछ जानवर करते हैं, जैसे वुडचक एक नेवले जैसा, गिलहरी जैसा जानवर होता है, जिसको ग्राउंड हॉग भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स लाइक क्लींथ ब्रूक्स, जो अपने नोट्स में आपने देखा होगा, एप्पल पिकिंग सिंबलाइज, जो एप्पल पिकिंग है ये भी तो एक सिंबल है। ये सिंबल है कि आपको एप्पल्स तोड़ने हैं, मतलब ये टारगेट्स पूरे करने हैं, जीवन की एम्बिशंस पूरी करनी है, एप्पल पिकिंग करनी है, आपको ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है जिंदगी खत्म होने से पहले। तो ये किसकी बात करता है? ह्यूमन लाइफ की बात कर रहा है। हमारे जीवन में यही है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। फार्मिंग मेथड्स, इकोनॉमिक स्ट्रगल, चाइल्ड नहीं, ए सही हो जाएगा। ए 18 का आप ए करेंगे। द पोयम सजेस्ट फुलफिलमेंट ब्रिंग्स, ये पोयम सुझाव देती है फुलफिलमेंट ब्रिंग्स की, जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, फुलफिलमेंट हो जाता है। जैसे एप्पल पिकर को इतनी सारी उसकी हार्वेस्ट हुई है, ज़बरदस्त ग्रेट हार्वेस्ट, इस पोएम के अंदर वर्ड्स भी है, और उन एप्पल्स को तोड़ते तोड़ते थक चुका है, अब ये ओवर टायर्ड हो गया है, ये फेडअप हो गया है। तो जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है ना, आवश्यकता से ज़्यादा मिल जाती है, तो आप थक जाते हो, आप फेडअप हो जाते हो, बोर हो जाते हो, वेरीनेस, आपके अंदर थकावट आ ही जाती है। तो आंसर आप वेरीनेस यानी थकावट, डी कर देंगे। द पोएम फाइनली प्रेजेंट्स डेथ, डेथ को पोएम फाइनली प्रेजेंट करती है, कैसे? स्पष्ट रूप से नहीं करती, एम्बिग्विटी, वो वुडचक वाली नींद है 3-4 महीने की, या वो ह्यूमन नॉर्मल स्लीप है, ह्यूमन स्लीप, या कहीं वो डेथ तो नहीं है, तो स्पष्ट नहीं होता अपने को। तो ये जो नींद है लास्ट में, वो किस तरह से ये बताता है अपने को, टेरिफाइंग, डरावनी, वायलेंट, पनिशमेंट, नेचुरल। ये नेचुरल कंप्लीशन के रूप में क्यों है भाई? ये आंसर करेंगे आप, क्यों? क्योंकि जैसे डेथ होता है ना, एक नेचुरल वो चीज़ है, आप पैदा होते हैं, आप आप काम करते हैं, और लास्ट में आप मरते हैं। ऐसे आप दिन सुबह उठते हैं, आप पूरे दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, तो रात को आप सोते हैं। वो सोना भी एक तरह से डेथ है, लेकिन वो केवल एक रात के लिए, वो टेम्पररी डेथ है, क्योंकि सोया हुआ आदमी भी ऐसे मरे हुए आदमी की तरह लगता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक साइकिल है। आपको कई बार अपने आप को होल्ड करना पड़ता है, हाइबरनेशन में ले जाना पड़ता है, वो जरूरी है ताकि आप आगे जिंदा रह सकें, अपनी एनर्जी को बचाना, काम करना। तो एक ये नेचुरल कंप्लीशन है कि जो आया है वो जाएगा, नेचर ही कहती है कि जो आया है वो जाएगा, हम सब मोर्टल है ना। आप अगली पोएम जो पढ़ेंगे एमिली डिकिंसन की, वो भी यही है कि डेथ इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, डेथ मस्ट कम, वो आएगी, है ना। तो ये नेचुरल कंप्लीशन है। द डोमिनेंट आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑफ द पोएम इज शिफ्टिंग रिदम, इस पोएम के एक डोमिनेटिंग आर्टिस्टिक इफेक्ट है। आप देखना इस पोएम का, जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, इसका टोन, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी राइम बार बार चेंज होती है, रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, या जो एप्पल पिकर है जो एप्पल्स तोड़ रहा है, उनकी जो मन की स्थिति है वो भी कुछ ऐसी है, वो कभी रियलिटी में है,
कभी वो इमेजिनेशन में जा रहा है, कभी वो फैक्ट्स देख रहा है कि मुझे काम करना है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, और कभी वो फैंसी वर्ल्ड में चला जाता है, ड्रीम लाइक सिचुएशन में चला जाता है। तो जो ये आर्टिस्टिक इफेक्ट है, इसमें पोएम की रिदम जो है, शिफ्टिंग रिदम उसमें है, बार बार उसकी रिदम चेंज होती है। क्या चीज़ है, डोमिनेटिंग क्या चीज़ है? क्रिएट हीरोइक एलिवेशन, इमिटेट फिजिकल लेबर, रिप्रोड्यूस मेंटल ड्राउजीनेस, एस्टेब्लिश ड्रामेटिक टेंशन। ये उसके ना मेंटल ड्राउजीनेस को बताता है कि बार बार ना उसको ऐसे नींद सी आ रही है। तो नींद सी आती है तो उसे पता नहीं चलता क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है पता नहीं है, तो वो जो लिख रहा है वो चीज़ लिखने के स्टाइल भूल गया और वो कुछ और लिखने लग गया, कुछ और राइम बना दी, कुछ और मीटर बना दिया। पोएट की जो ड्राउजीनेस मेंटल कंडीशन है, उसी को इसने रिप्रोड्यूस किया है पोएम के थ्रू, उसके सिंटैक्स के थ्रू। तो कहीं ना कहीं आप पोएम देखेंगे स्ट्रीम सेमी कॉन्शसनेस की तरह है, कि जैसे जो मॉडर्न एज में चलता भी है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी जो है मॉडर्न एज के ही तो पोएट है ना। हालांकि अमेरिकन है बट है मॉडर्न एज के ही, क्योंकि 1963 में इनकी डेथ हुई है। इन्होंने अपना पूरा जो लिटरेरी वर्क्स है, जनरली इन्होंने 1913 में इनकी पहली प्रॉपर एक वर्क आया था, ए बॉयज़ विल, फिर 1914 में ये वाला वर्क आया, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। ये सब मॉडर्न एज का, उस समय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस चल रहा था। तो यहाँ पर भी स्पीकर के माइंड में कुछ चल रहा है, और जैसा चल रहा है उसने वैसा ही पोएम में लिख दिया। तो कोई लाइन बड़ी हैं, कुछ लाइन छोटी हैं, तो ये उसके मेंटल ड्राउजीनेस को शो करती हैं। तो आंसर आप सी करेंगे दोस्तों। पोएम्स इरेगुलर राइम प्राइमरली फंक्शंस। जो पोएम की इरेगुलर राइम है, राइम यहाँ पे रेगुलर नहीं मिलेगी आपको, इरेगुलर राइम मिलेगी। प्राइमरली फंक्शंस, वो क्या फंक्शन करे, वही सेम उसकी मेंटल कंडीशन को, उसकी ड्राउजीनेस को, उस चीज़ को दिखाती है। रिप्रेजेंट इन स्टेबिलिटी ऑफ परसेप्शन, या फिर यस यही तो है, ये उस जो स्पीकर है उसकी परसेप्शन, वो क्या सोच रहा है, उसकी इन स्टेबिलिटी को शो कर रही है। एम्फसाइज नरेटिव प्लॉट नहीं, यही आंसर हो जाएगा ए। हमारा पोएट क्या सोच रहा है, उसके क्या परसेप्शंस हैं, उसके अंदर इनस्टेबिलिटी। कभी लगता है मैं आराम कर लूँ, कभी लगता है नहीं यार, उसको बड़े बड़े वो मैग्नीफाइड एप्पल्स दिखाई देते हैं, स्टेम एंड दिखाई देता है, उसका ब्लॉसम एंड दिखाई देता है एप्पल का, है ना। उसको लगता है मुझे एप्पल्स तोड़ने हैं, अभी कुछ बैरल्स बाकी हैं। फिर उसके कानों में वो रमलिंग साउंड आता है एप्पल्स का, कि यार अभी तो अपने को सेलर बिन के अंदर और एप्पल्स डालने हैं, और बैरल्स भरने हैं, कुछ बाउज अभी भी बाकी हैं, उनसे एप्पल्स तोड़ने हैं। उसको काम याद आ जाता है ना। वो कहते हैं ना कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो कहा है सोने से पहले मीलों दूर जाना है, कई सारे काम करने, कैसे सो सकता हूँ। तो एक बार उसके शरीर थक रहा है तो उसके सोने का मन भी कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है उसकी इनस्टेबिलिटी को। द आइस शीट एपिसोड मेनली रिप्रेजेंट्स। इसमें जो आइस शीट जो है, ये एक आपको ध्यान होगा, उसके एप्पल ऑर्चर्ड में ही एक ट्रॉफ बना हुआ है, पानी का, ड्रिंकिंग वाटर का एक एक कंटेनर सब रखा हुआ है या बना हुआ है, और एक नैरो, जिसमें जानवर पानी पीते हैं, या पानी के लिए वो पीने के लिए यूज़ होता है। नांद कहते हैं हिंदी में, या खेड़ी कहते हैं जैसे हमारे गांव साइड में। तो वहाँ पर चूँकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो उसके ऊपर हल्की हल्की परत जम जाती है बर्फ़ की। आइस पेन, है ना, पेन ऑफ ग्लास, पेन ऑफ आइस। और उसको जो वो स्पीकर है वो ऐसे हटाता है पानी से बर्फ को, जैसे दूध से मलाई हटाई जाती है। स्किम, उसको स्किम करता है। पोएम में वर्ड है स्किम, उसको स्किम करता है, और उस परत को, उस पेन को, उस आइस की उस पेन को, उसको पीस को निकाल करके उसमें से देखता है ऐसे गार्डन के अंदर, है ना, अपने ऑर्चर्ड के अंदर। तो उसको चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं, हेजी दिखाई देती है, थोड़ा फोगी दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो चीज़ें जो फेमिलियर है वो उसको अनफेमिलियर दिखाई देती है। ऐसे नींद में भी उसको वैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंखों में नींद छा रही है तो उसको प्रॉपर विजन नहीं हो रहा है, वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो हम क्या प्रश्न कर रहे थे, आई सीट जो एपिसोड है वो ये सब बातें बता रहा हूँ ना, वो चीज़ बताता है। तो क्या उसकी चाइल्डहुड मेमोरी की बात हो रही है जो मैंने बताया उनमें से? नहीं। रिलीजियस कोई रिवोल्यूशन की बात हो रही है? नहीं।
मॉरल गिल्ट की नहीं, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन बिटवीन रियलिटी एंड ड्रीम। तो ये जो आइस जो एपिसोड है इसके अंदर शीट का, ये बता रहा है कि जैसे आइस से अपन देखते हैं तो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, जो रियल चीजें हैं वो भी बिल्कुल अनरियल दिखाई दे रही हैं, अनफेमिलियर दिखाई दे रही हैं, स्ट्रेंज दिखाई दे रही हैं। ऐसे वो नींदों में है, और नींदों में भी चीजें उसको रियल दिखाई, जो रियल चीज है वो बिल्कुल ड्रीम की तरह दिखाई दे रही है, उसको सपने में सेब दिखाई दे रहे हैं, जो सपने जो वो रियली में सेब देख रहा है, एप्पल्स देख रहा है, वो उसको सपने में दिखाई दे रहे हैं। ड्रीम वाली स्थिति होगी, ये वाला होगा बात इसमें। द अनफिनिश्ड बैरल्स ऑफ एप्पल्स, उसके कुछ बैरल्स तो उसने भर दिए हैं दिन में काम करते करते, कुछ बैरल्स जिसमें एप्पल्स डालते हैं, एक वुड कंटेनर होता है बड़ा सा, है ना, कुछ इस तरह का, मैंने पोएम पढ़ाते बताया था आप लोगों को, इस तरह का बैरल्स होता है, लकड़ी के बने होते हैं, उस पर इस तरह से कुछ डिजाइन्स बने होते हैं ना, लकड़ी के पट्टे से लगे होते हैं, ये इस तरह से बैरल होता है, और इसके अंदर एप्पल्स डाल देते हैं। तो कुछ एप्पल्स के जो बैरल्स हैं वो अनफिनिश्ड हैं, अभी भरे नहीं है, यानी कि किस चीज़ का सिंबल है, कुछ काम हमारे ऐसे बाकी हैं जो हमने अभी जीवन में पूरे नहीं की, कुछ अचीवमेंट्स हमें और करने बाकी है, कुछ उपलब्धियां और हासिल करनी है। तो एग्रीकल्चर फेलियर की बात हो रही है? नहीं। सीजनल चेंज की बात हो रही है? नहीं। इकोनॉमिक लॉस? नहीं। ह्यूमन इनकम्प्लीटनेस, कुछ ऐसे काम है जो पूरे नहीं हुए हैं, कुछ अचीवमेंट है जो पूरे नहीं हुए हैं, इस चीज़ का सिंबल है। ये पूरी पोएम दिखने में बड़ी सिंपल लगती है, बट इट हैज़ सिंबॉलिक मीनिंग बिहाइंड इट। इसमें सिंबॉलिक मीनिंग है। ये पूरी पोएम एक एक्सटेंडेड मेटाफर का एग्जाम्पल है। ये पूरी पोएम एक हिडन मीनिंग है जिसको हम एलिग्री के तौर पे भी देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ दिखाई देती है हमारे को यहाँ। द पोएम्स मूवमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इस पोएम का जो मूवमेंट चल रहा है वो किस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरी पोएम को? ये लीनियर नरेटिव है क्या, एक धारा में चीज़ बह रही है? नहीं, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस की तरह है, तो इसको आप स्ट्रीम ऑफ सेमी कॉन्शसनेस, पूरा प्रॉपर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नहीं है, स्ट्रीम ऑफ सेमी कॉन्शसनेस है ना। उसको हर चीज़ ऐसे प्रॉपर तरीके से लाइन वाइज नरेट नहीं कर रहा, दिमाग में चल रहा है वही उसने लिख दिया। स्ट्रीम ऑफ सेमी कॉन्शसनेस की बात हो रही है। द वुडचक्स हाइबरनेशन मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट, वुडचक जो नींद में सो जाता है कई दिनों तक सर्दियों के अंदर, ये चीज़ स्ट्रांगली किस बात को सजेस्ट कर रही है? नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, कि एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है, सबको मरना पड़ता है, सबको एक दिन रुकना पड़ता है। हम जो इतना काम कर रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, हम ये अचीव कर ले, हम ये अचीव कर ले, ये टारगेट पूरा कर ले, वो टारगेट पूरा कर ले, हम इन चीज़ों में भागे जाते हैं, पता नहीं कहीं भाग रहे हैं। तो हमें रुकना चाहिए, और हम नहीं रुकेंगे तो मौत खुद आएगी, रोक लेगी। जब अगली पोएम पढ़ेंगे एमिली डिकिंसन की, उसमें यही है कि हम खुद तो नहीं रुकना चाहते, लेकिन मौत हमें आके रोक देती है ना, मौत हमें रोक लेती है। रुकेंगे हम, हमें ठहरना पड़ेगा, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है डेथ का। द पोएम्स पेस्टोरल सेटिंग अल्टीमेटली बिकम्स, इस पोएम की जो पेस्टोरल सेटिंग है, इसमें बिल्कुल एक खेत, ऑर्चर्ड, फार्म हाउस दिखाया गया है, जहाँ पर वो रहता है, सोता भी है, वहाँ पर एक सेलर भी है जिसमें वो सेब इकट्ठे करते हैं, एक जगह बेसमेंट होता है वो है। तो ये पूरा जो है पेस्टोरल सेटिंग है। अल्टीमेटली बिकम्स, ये पेस्टोरल सेटिंग क्या केवल उस न्यू इंग्लैंड में जहाँ वो रहता था, न्यू हैम्पशायर में, वहीं का ही है, या फिर सबके लिए? ये जो एप्पल पिकिंग जो है का जो काम है पूरा आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये केवल उस एप्पल पिकर के लिए ही रिलेटेड है, या हम सब से भी रिलेट कर सकते हैं? हम सब भी क्या उसकी तरह थक गए, हम सब भी क्या आराम करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो ये जो है चीज़ें जो यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस की यहाँ बात हो रही है, आंसर आप ए कर देंगे। द रिपीटेड वर्ड स्लीप कंट्रीब्यूट्स मेनली टू, यहाँ पर एक स्लीप वर्ड जो है बार बार रिपीट होता है। ये जो स्लीप वर्ड है, ये क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करना चाहता है? नरेटिव सस्पेंस, ह्यूमर, हाइप्नोटिक साउंड पैटर्न, आयरनी। हिप्नोटिक साउंड पैटर्न, जो नींद है बार बार स्लीप 5 टाइम्स यूज होता है इसमें, तो ये साउंड पैटर्न बार बार जो है वो आ रहा है, स्लीप स्लीप स्लीप, और ना आपको ये हिप्नोटाइज कर देता है, आपको नींद जैसा महसूस कराने लगता है, आपको थोड़ा नींद की तरफ लेके जाता है। तो हिप्नोटिक साउंड पैटर्न है जो 5 टाइम्स यूज हुआ है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ लेकिन हमने नोट्स में पढ़ा था कि जो इसमें स्लीप वर्ड है वो 5 टाइम्स बार बार रिपीट होता है, जो एक साउंड पैटर्न है ना,
ऐसे समझ सकते हैं। द पोएम बिलोंग्स मोस्ट क्लोजली टू विच मॉडर्न पोएटिक टेंडेंसी। ये जो पोएम है ये बिलोंग्स मोस्ट क्लोजली टू विच मॉडर्न पोएटिक टेंडेंसी, ये किस पोएटिक टेंडेंसी की बात कर रहा है, इस पोएम की खास बात क्या है, मॉडर्न एज के हिसाब से क्या चीज़ है, सिंबॉलिज्म से जुड़ी हुई पोएम है और कॉमन स्पीच में लिखी, ये खास बात है इसमें, ये इसके स्ट्रक्चर की बात हम कह सकते हैं कि पोएम सिंबॉलिक है और लेकिन कॉमन स्पीच में लिखी गई है, तो आंसर इसका ए ही करेंगे आप। एप्पल पिकर्स एग्जॉशन आफ्टर फुलफिलमेंट सजेस्ट, एप्पल पिकर जो थक गया है आफ्टर फुलफिलमेंट, काम करने के बाद जब उसकी इच्छाएं पूर्ति हो गई अब वो थक चुका है, ये बात किसको सजेस्ट करती है, फ्यूटिलिटी ऑफ एफर्ट, बर्डन ऑफ सक्सेस, मॉरल पनिशमेंट, इकोनॉमिक पॉवर्टी, ये है फ्यूटिलिटी ऑफ एप्पल पिकर्स एग्जॉशन यानी थकावट होती है, जो थक रहा है वो क्यों, अब उसको फुलफिलमेंट हो गया, फुलफिलमेंट मतलब जो चाहता था वो मिल गया, सक्सेस, और सक्सेस के बर्डन में आप दब जाते हो, है ना, आपको एक सक्सेस मिलती है फिर आप अगली सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, आपको ये एप्पल्स तोड़ लिए फिर आप वो एप्पल्स भी तोड़ना चाहते हो, आपने ये टारगेट हासिल कर लिया आप वो टारगेट भी हासिल करना चाहते हो, तो जब एक चीज़ मिल जाती है तो आपको फिर नई चीज़ की टेंशन शुरू हो जाती है और इस बार बार एक नया नया और नया, इस सक्सेस के बर्डन में हम दब जाते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों हम लोगों का, जो हमने बात की थी पहले भी, कि हम जैसे एक पोएम खत्म हो गई, एक पोएम खत्म नहीं होती उससे पहले हमें नेक्स्ट पोएम का टेंशन शुरू हो जाता है, ये आपके साथ भी हो रहा होगा और मेरे साथ भी हो रहा है, कि जैसे मैंने ये पोएम पढ़ा रहा हूँ तो मैंने नेक्स्ट पोएम पे काम करना शुरू कर दिया है ना, साइमल्टेनियसली। इसका वो मैं करेक्शन कर रहा था, लड़के को बोला कि तुम भाई इस पे अब काम करना शुरू कर दो, ये पोएम मुझे वहाँ से ले लो, ये टाइप कर दो, ये क्वेश्चन लिख दो, ये ऐसे कर दो, वो काम शुरू हो चुका है ना। तो ये एक सक्सेस पर हम रुक करके उस पर आराम करें, इंजॉय करें उस सक्सेस को नहीं करते हैं, हम उसके बर्डन से दबे पड़े हैं। आंसर आप क्या करेंगे इसके अंदर, बी करेंगे दोस्तों, है ना, बी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्लेंडिंग ऑफ ड्रीम एंड फैक्ट प्रोड्यूसेस, एक तरफ ड्रीम उसको आ रहे हैं, वेरीनेस में है, थका हुआ है, स्लीपीनेस फील कर रहा है, थोड़ा ड्राउजी फील कर रहा है, और ब्लेंडिंग ऑफ ड्रीम एंड फैक्ट, और एक तरफ फैक्ट, सपने और फैक्ट दोनों को ब्लेंड किया जा रहा है। जो एप्पल पिकर है वो आधे होश में है आधी नींद में है, पोएम भी कुछ ऐसे ही चलती है। ये क्या है, इसका साइकोलॉजिकल रियलिज्म है, साइकोलॉजिकली दिमाग में चल रहा है और रियलिटी में ऐसा होता भी है। आज की दुनिया ही ऐसी है कि हम साइकोलॉजिकली खोए रहते हैं, हम आधे होश में रहते हैं, आधे हम लोग, अधिकतर लोगों को देख लो प्रॉपर उनको पता ही नहीं क्या करना है, कैसे इतना बर्डन, इतने बर्डन में दबे पड़े, जो हम पिछले क्वेश्चन बात कर रहे थे, हम इतने सारे हमने टारगेट्स, इतने सारे हमने अपने प्रोजेक्ट सेट कर रखे हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, और उस चक्कर में हम लोग अपना जीवन जीना ही भूल गए हैं, आराम करना ही भूल गए हैं, है ना। तो साइकोलॉजिकली रियलिज्म की बात कर रहा है। पोएम्स टोन टवर्ड डेथ, इस पोएम का जो लास्ट में जो टोन हो जाता है डेथ के पास जाते जाते, वो फियरफुल होता है, ट्रेजिक, कामली कंटेम्पलेटिव, शांत है, कुछ डरावना नहीं होता, कंटेम्पलेट करता है, चिंतन करता रहता है कि यार ये किस तरह की नींद है, क्या ये ह्यूमन स्लीप है, कंटेम्पलेट कर रहा है, या फिर ये वुडचक वाली नींद है जो बहुत हाइबरनेशन की तरह होती है, लंबी नींद है, कोई ये कहीं कोई डीपर रेस्ट तो नहीं है, कहीं ये डेथ तो नहीं है ना। तो वो सोच रहा है, कंटेम्पलेट कर रहा है कामली, शांति से। फ्रॉस्ट कपलेट, फ्रॉस्ट ने जो है कविता में कपलेट यूज किए हैं, यूजेस डिफर्स, वो अलग है, बिकॉज क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है, कोई लाइन बड़ी है कोई लाइन छोटी है, वो राइम नहीं है, इरेगुलर राइम है। तो जो रोमांटिक एज और जो पुराने जो कपलेट्स लिखे जाते थे न्यू क्लासिकल वाले, ये वो कपलेट्स नहीं, बिल्कुल अलग ही स्ट्रक्चर लिखा है इसने। फॉलोज हेरोइक कपलेट्स रूल्स नहीं, ब्रेक्स क्लासिकल सिमेट्री, इसने क्लासिकल जो रूल्स है उनसे समानता नहीं रखी,
उनको इसने बिल्कुल ब्रेक किया है, बिल्कुल अलग प्रकार के इसने कपलेट्स यूज किए हैं जो रोमांटिक या क्लासिकल से बिलोंग नहीं करते। पोएम के लास्ट में एक अलग अनसर्टेनिटी शुरू होती है स्लीप के बारे में, किस तरह की नींद है। तो क्या ये फिलोसॉफिकल एम्बिग्विटी? बिल्कुल, ये एम्बिग्विटी है, अनक्लियर है, आपको अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता है। ये पोयम किस बारे में आपको पता ही नहीं चलता, मतलब लास्ट में डेथ कौन सी बात कर रहा है पता ही नहीं चलता है। तो एम्बिग्विटी की बात कर रहा है, फिलोसॉफिकल एम्बिग्विटी। द बेस्ट क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम, इस पोएम को आप क्या कह देंगे? सिंबॉलिक नेचर लिरिक है। सबसे अच्छा इसकी परिभाषा अगर कोई कहे पोएम किस तरह की है, तो हमने पहले बात की थी, लिरिकल है, नेचर पर है, और इसके अंदर सिंबॉलिक मीनिंग छिपे पड़े हैं। तो तीनों वर्ड से इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हो गया। क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन, बेस्ट क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन है, सिंबॉलिक है, ये नेचर पोयम है, लिरिक पोयम है। तो आंसर आप क्या कर देंगे दोस्तों? सी कर देंगे। द लैडर इन द ओपनिंग लाइन इज पॉइंटिंग टवर्ड हेवन, ये लैडर किधर देख रही है? हेवन की तरफ देख रही है। तो आंसर आप इसका सी कर देंगे। बैरल बिसाइड द लैडर शोज, उस लैडर के बगल में बैरल रखे हुए हैं जिनमें सेब डाले जाते हैं, एप्पल्स डाले जाते हैं। ये अभी बैरल पूरे भरे नहीं है, अभी पूरे अचीवमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, है ना। तो ये कुछ तरह की बात कर रहा है। वर्क लेफ्ट अनफिनिश्ड, ये बैरल जो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वर्क लेफ्ट अनफिनिश्ड, ऐसे काम बाकी हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। बी आंसर कर देंगे। आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, अब मैं एप्पल तोड़ तोड़ के थक गया हूं। डन विद, फेड अप हो गया हूं। एक्सप्रेसेस, ये बात क्या एक्सप्रेस करती है? सेटिस्फैक्शन ओनली, एंगर, प्राइड, या फिजिकल एग्जॉशन? ये फिजिकली अब बहुत ज्यादा जो है वो थक चुका है। तो आंसर इसका आप डी कर देंगे दोस्तों, 38 का डी। द एसेंस ऑफ विंटर स्लीप, एसेंस ऑफ विंटर जो है ना एक बहुत अच्छा मेटाफर इस पोयम में है, और विंटर जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है स्लीप के साथ में। जो विंटर स्लीप है, जो सर्दियों की नींद है, जो वुडचक जैसे जानवर लेते हैं जब आपको आराम करना पड़ता है, क्योंकि अब इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी बर्फ पड़ती है कि फिर आप काम नहीं कर सकते, रेस्ट करना ही पड़ेगा। ये नेचर का एक प्रोसेस भी है ना, नेचुरल अपन बात करते हैं शुरू के क्वेश्चंस में, नेचर का एक प्रोसेस है। तो एसेंस ऑफ विंटर स्लीप सजेस्ट, जो विंटर की नींद है वो क्या सजेस्ट कर? डेथ लाइक रेस्ट अप्रोचिंग, की अब ऐसा आपको रेस्ट करना है जो डेथ जैसा है, लंबे समय तक रेस्ट करना है। अब ये वुडचक वाला जो हाइबरनेशन है वो भी हो सकता है, और ये डेथ भी हो सकती है, लंबी नींद भी हो सकती है। सर्दियों में आप ज़्यादा काम कर नहीं सकते, वो एक्टिविटी ज़्यादा होती नहीं है इंग्लैंड जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो आंसर आप ए करेंगे इसका। द सेंट ऑफ एप्पल्स मेक्स द स्पीकर, उसको सुलाती है वो ना, जो एप्पल के सेंट से उसको नींद दिलवाते हैं, तो ड्राउजी जैसा उसको महसूस होता है। आप कर पा रहे होंगे क्वेश्चन सारे। द पेन ऑफ ग्लास वॉज टेकन फ्रॉम, ये पेन ऑफ ग्लास जो उसने पानी, वो जो कांच का जो परत ली उसने, वो जो एक लेयर उठाई थी वो कहाँ से उठाई थी? एक वो ट्रॉफ बना हुआ था, इसमें देखो ट्रॉफ, ये रहा ट्रॉफ। क्या होता है? जहाँ पानी का एक कंटेनर है जिसमें जानवर वगैरह पानी पीते हैं, है ना। तो फ्रोजन जो बर्फ से जम गया था, ड्रिंकिंग ट्रॉफ था, उससे उसने ये पेन ऑफ ग्लास लिया था। तो आंसर आप इसका बी करेंगे। लुकिंग थ्रू द आइस मेक्स द वर्ल्ड अपीयर, जब वो आइस से देखता है एप्पल पिकर तो उसको दुनिया कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल स्ट्रेंज, अनफैमिलियर, हेजी, मिस्टी, स्ट्रेंज दिखाई देती है। बिल्कुल ए आंसर कर देंगे। द मेल्टिंग ऑफ द आइस मेनली सिंबलाइजेस, इसमें जो बर्फ पिघलती है वो किस चीज का सिंबल है? जो बर्फ पिघल रही है वो किस चीज का सिंबल है भाई? बर्फ पिघलना सिंबल है कि भाई अब आपका धीरे धीरे इल्यूजन टूट रहा है ना। मॉर्निंग सनशाइन, रेनफॉल, सडन डेंजर, पासिंग इल्यूजन, अब आपका जो इल्यूजन है वो गुजर रहा है, वो कम हो रहा है, उस चीज का प्रतीक है ये। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, उस पोएम में आता है कि जब वो सोएगा तो सपने आएंगे, और सपने में उसका कंट्रोल नहीं होगा, उसको वो चीज़ आएंगी जो काम अधूरे रह गए। तो मैग्नीफाइड एप्पल्स दिखाई देंगे, अपीयर, डिसअपीयर, है ना। तो ये क्या चीज़ दिखाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल, ड्रीम इमेजरी, चाइल्डहुड मेमोरी, एग्रीकल्चर मेथड। ये ड्रीम इमेजरी है, उसको सपने में दिखाई देंगे ऐसे, तो सपने ले रहा होगा तो ऐसा होगा, ड्रीम इमेजरी है। द एक इन द स्पीकर्स फुट इज कॉज्ड बाय, स्पीकर के पैर में दर्द होता है किस वजह से? क्योंकि लैडर के राउंड पर
उस रैडर के रंग पर लगातार कई देर तक खड़ा रहता है। तो इसमें लैडर रंग की वजह से सेब तोड़ने के लिए सीढ़ी पे खड़ा होता है, तो उसके पैर में जो है ना दर्द होना शुरू हो जाता है, उस पर ऐक होना शुरू हो जाता है। पैर का जो ऐसे हिस्सा होता है ना नीचे जब पैर रखते हैं वहाँ पे और उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो फुट को पैर से जोड़ता है उस जगह पे, जैसे ये पैर अगर है तो ये अपना है, तो इस वाले हिस्से में उसको दर्द होता है यहाँ पे, है ना, आप ये कह सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा कहलाता है इसको, है ना, स्टेप इन आर्च कहते हैं, इन स्टेप आर्च या स्टेप इन स्टेप आर्च कहते हैं इसको, है ना। ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये आप सीढ़ी पे लगातार खड़ा रखते हो तो यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं, तो लैडर रंग के ऊपर। द रमलिंग साउंड फ्रॉम द सेलर सजेस्ट, जहाँ सेब रख रहे हैं बेसमेंट में वहीं पे ही उसको सेलर कहा गया। उसमें बड़े बड़े बिन्स हैं, उनमें सेलर, उस सेलर बिन्स में ये जो बैरल्स होते हैं उनमें सेब वहाँ से लेके बैरल्स में से उन सेब को वहाँ डाला जाता है सेलर के अंदर, और सेब डालने की जो आवाज़ है, गड़गड़ाहट, उसको रमलिंग कहते हैं। तो जो रमलिंग साउंड है सेलर के अंदर क्या सजेस्ट कर रहा है, इनकमिंग कार्ट्स ऑफ एप्पल्स की, वहाँ एप्पल्स की कार्ट छोटी छोटी गाड़ियों को ले जाके खाली किया जा रहा है, उनकी आवाज़ आ रही है, काम अभी किया जा रहा है ना, वो नहीं कर रहा तो कोई और कर रहा है। टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, बहुत ज़्यादा एप्पल पिकिंग तोड़ कर लिया उसने, ये चीज़ है फुलफिलमेंट, है ना, कि अब बस बहुत हो गया, फुलफिलमेंट बोलते हैं इसको, जो डिज़ायर थी पूरी हो गई। फेलियर, बॉर्डम, लेजीनेस, ओवरवर्क, टू मच ऑफ ऑल, कुछ ज़्यादा ही एप्पल पिकिंग कर लिए, तो ओवरवर्क की बात कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही काम हो गया है, ओवरवर्क हो गया है। एप्पल्स दैट फोल्ड टू द ग्राउंड गो टू, अच्छा जो एप्पल्स हाथ से तोड़े जाते हैं उनको तो लोग खाते हैं, वो तो अच्छे मार्केट, वो तो मार्केट में अच्छी रेट से सेल होते हैं, लेकिन जो एप्पल्स गिर गए नीचे मान लो किसी वजह से, तो उनमें कोई ना कोई दाग लग जाएगा, कोई, है ना, कोई ना कोई दाग, पत्थर उत्थर से कोई, या कोई नुकीली चीज़ से, या फिर कोई ब्रूस्ड हो जाएगा, तो गिर गया ना तो ख़राब हो गया, तो वो फिर कहाँ जाएगा, साइडर एप्पल हीप में जाएगा। साइडर एप्पल हीप मतलब जिसमें एप्पल का जूस निकाला जाता है और जूस से वाइन या विनेगर या कुछ चीज़ें बनती हैं, है ना, तो ये उसके काम का रहता है। इसलिए एप्पल्स को बहुत ध्यान से तोड़ना चाहिए, बहुत सॉफ्ट डेलिकेटली, यानी कि आपको अपने काम बहुत अच्छे से करने चाहिए, बहुत ध्यान से करने चाहिए। अगर आपने नहीं किए तो अपने काम में आप असफल हो जाओगे, आपको फिर ऐसे अनवर्दी समझा जाएगा, यूजलेस समझा जाएगा। जैसे जो लोग आरपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, अगर पास हो गए तो लोग आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे आंखों की पलकों पे रखेंगे, अगर फेल हो गए तो कोई भी ध्यान नहीं देगा आपकी तरफ, कोई देखेगा भी नहीं आपकी तरफ, ऐसा होता है। आपको साइडर एप्पल हीप में, ढेर में डाल दिया जाता है, जो एक तरह से खराब क्वालिटी के जो सेब होते हैं उनसे फिर जूस वूस बनाए जाते हैं, वो चीज़ होती है। द फ्रेज 10,000 थाउजेंड फ्रूट एम्फसाइज, 10,000 थाउजेंड यानी बहुत ज़्यादा संख्या की बात कर रहा है, तो ये क्वालिटी या क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात कर रहा है कि वहाँ बहुत सारे सेब, हज़ारों सेब अभी भी तोड़ने बाकी हैं। और आपको ध्यान होगा जब ये पोएम पढ़ा रहा था मैं, तो बताया था कि 10,000 फ्रूट, जब ये पढ़ते हैं तो हमें याद आती है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स, जिसमें वो कहता है 10,000 सो आई एट अ ग्लांस, मैंने एक साथ 10,000 फ्लावर्स देखे थे, है ना, तो वो हाइपरबली भी यूज हो रही है इसके अंदर, और ये क्वांटिटी की बात कर रहा है। द स्पीकर वंडर्स वेदर इज स्लीप इज, स्पीकर इस बात का आश्चर्य करता है कि स्लीप कैसी है, क्या ये ह्यूमन स्लीप है या फिर ये कोई डेथ लाइक स्लीप है या हाइबरनेशन जैसी स्लीप है, ये क्या ऑर्डिनरी स्लीप है, एंडलेस स्लीप है, ह्यूमन और एनिमल लाइक स्लीप है, या ड्रीमलेस स्लीप है। स्पीकर वंडर्स वेदर हिज स्लीप इज, कि उसकी स्लीप कैसी है, क्या ऑर्डिनरी स्लीप या ह्यूमन और एनिमल। देखो ये वाली बात अच्छी है, ह्यूमन में तो मानव हो गए और एनिमल में वुडचक हो गया, तो दोनों बातें आ गई ना इसमें, गलत ये भी नहीं है बट ये ज़्यादा अच्छा हो गया। क्या ये ह्यूमन स्लीप है या वो स्लीप है जो वुडचक जैसे जानवर लेते हैं लंबी नींद, क्या वो तो नहीं है कहीं, ये इसी आंसर करेंगे। द वुडचक, आगे देखो जिक्र, वुडचक इज मेंशन टू कंपेयर हाइबरनेशन स्लीप, ये हाइबरनेशन स्लीप के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका नाम यूज किया गया है।
हाइबरनेशन स्लीप क्या होती है? लंबे समय की स्लीप, अपने एनर्जी को बचाने के लिए, अपने अपने आप को बचाने के लिए सर्दी से, और फूड कम रहता है तो अपने आप को बचा सको बस आप सर्दियों में, उसके लिए होता है। द पोएम मेनली एक्सप्लोर्स, ये ह्यूमन फटीग, मानव थकावट की बात करती है, और फुलफिलमेंट कि आप जब काम करते करते थक जाते हो, सब आपके डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं, फिर आपको मेंटली और फिजिकली थकावट ज़्यादा महसूस होने लगती है, और ऐसे हमारा जो एप्पल पिकर है वो थक चुका है ना। तो ये बात होगी, आप सी आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज, इस पोएम का जो टोन है वो टोन कैसा है? आप देखिए, पीसफुल यट वेरी है, एक्साइटेड है, ह्यूमरस है, या एंग्री है? तो इस पोएम का जो टोन है वो पीसफुल है, बिल्कुल शांति सारी बात बताइए, लेकिन थोड़ा बहुत थकावट भरा भी है ना, वेरी है, थकावट भरा हुई है। 53 का आंसर आप ए कर देंगे दोस्तों। द पोएम मूव्स बिटवीन, ये पोएम मूव करती है कभी रियलिटी में तो कभी ड्रीम में, कभी फैक्ट कभी फैंसी, कभी कभी रियल लाइफ कभी इमेजिनेशन, है ना। तो पोएम मूव्स बिटवीन पास्ट एंड हिस्ट्री, रियलिटी एंड ड्रीम, यस ये आंसर है, रियलिटी और ड्रीम के अंदर मूव करती है पूरी पोएम। तो आंसर आप क्या कर देंगे इसके अंदर? बी कर देंगे। द एंडिंग लीव्स द रीडर विथ, जो एंडिंग होती है लास्ट में, उसमें रीडर को ये छोड़ जाती है पोएम सोचने के लिए कि कैसे नींद होगी आखिर में, क्या ये ह्यूमन स्लीप है एक रात के लिए, या ये कोई वुडचक वाली हाइबरनेशन जैसी नींद है, या फिर कहीं मौत तो नहीं है। तो सस्पेंस छोड़ जाती है कि स्लीप का मीनिंग आखिर में क्या है, किस तरह की नींद है, एम्बिग्विटी है। लास्ट में इस पोयम में एम्बिग्विटी होती है, किस तरह की नींद है ना। फिर देखिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटी दैट द स्पीकर हैज फिनिश्ड इन द पोएम? इस पोएम की प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? सबसे शुरू में क्या हो रहा है? जो एप्पल पिकर है वो एप्पल्स तोड़ रहा है, एप्पल पिकिंग की काम हो रहा है ना, एप्पल पिकिंग। कौन सा सीजन एसेंस इन्फ्लुएंस द नाइट? जो नाइट होगी उसमें कौन सा सीजन जो है वो प्रभावित हो रहा है? तो इसमें आता है एसेंस ऑफ विंटर स्लीप, विंटर की बात हो रही है, तो आंसर इसका आप विंटर करेंगे। सीजन ऑटम खत्म हो चुका है, अब विंटर आ गया है, तो विंटर सीजन की बात हो रही है। तभी तो ट्रॉफ के अंदर पानी में वो एक आइस की जो है वो शीट जम गई है, बर्फ जमने लगी है, विंटर सीजन आ गया है। What object did the speaker use to look at the world of hoary grass? वो जो होरी ग्रास को देखता है स्पीकर, वो किस ऑब्जेक्ट से देखता है, किस चीज से देखता है होरी ग्रास को? सफेद होरी यानी जो स्नो से ढकी जो ग्रास होती है, बर्फ से ढकी, यानी वाइट कलर की जो ग्रास होती है, उसको किस से देखता है? वो एक आइस की शीट से देखता है, पेन ऑफ ग्लास, पेन ऑफ आइस शीट, पेन ऑफ ग्लास स्किम्ड फ्रॉम अ ड्रिंकिंग ट्रॉफ, जो उसने ड्रिंकिंग ट्रॉफ से उठाई थी परत, उससे वो उस होरी ग्रास को देखता है गार्डन में, और उसको ग्रास जो वाइट कलर की दिखाई देती है वो बड़ी अजीब सी दिखाई भी देती है। जानता है, फैमिलियर है उस ग्रास से, बट उस बर्फ के उससे देखता है तो अजीब दिखाई दे रही है। ऐसे उसको उस एप्पल ऑर्चर्ड में सारे सीन अजीब से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो नींदों में है। जैसे उसको सुबह वो जब ग्लास ऑफ पेन से देख रहा था तो उसे बड़ा अजीब दिखाई दे रही थी ग्रास वगैरह, उसको अब नींद में शाम को बाकी सब चीज़ें भी अजीब अजीब दिखाई दे रही है। तो ऐसे कंपेयर करता है फिर बाद में ना वो इन चीज़ों से। और देखिए व्हाट हैपन टू द पेन ऑफ ग्लास दैट द स्पीकर यूज? जब पेन ऑफ ग्लास को यूज करता है तो थोड़ी देर बाद वो ग्लास जो टूट जाता है, मेल्ट हो जाता है, बिखर जाता है, और वो उसको होने देता है कि ठीक है अब गर्मी आएगी तो बिखरेगा ही, टूटेगा भी। तो इट वॉज पुट बैक इन द ड्रिंकिंग ट्रॉफ, उसने वापस ड्रिंकिंग ट्रॉफ में रख दिया था? नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। इट वॉज क्लीन एंड स्टोर्ड अवे, उसको साफ करके उसने स्टोर कर दिया था? नहीं। इट मेल्टेड एंड ब्रॉक, कविता में दिया हुआ है कि वो जो ग्लास था, वो जो आइस की जो परत थी, वो बाद में पिघल गई और टूट गई थी। आंसर आप सी कर देंगे दोस्तों। बिफोर द पेन ऑफ ग्लास फेल, जब ग्लास गिरा, टूटा, उससे पहले व्हाट कुड द स्पीकर टेल अबाउट देयर इम्पेंडिंग ड्रीम? तो अपने इम्पेंडिंग ड्रीम के बारे में क्या बताता है कि कैसे सपने आ रहे हैं उसको? देखते हैं। इट वुड बी अबाउट अ जर्नी टू डिस्टेंट लैंड? नहीं। इट वुड इन्वॉल्व मैग्नीफाइड एप्पल्स? यस, ये तो कहता है कि मुझे बड़े बड़े एप्पल्स के सपने आ रहे हैं। इट वुड बी अबाउट क्लाइंबिंग अ लैडर? नहीं। इट वुड बी अ नाइटमेयर, ये बोलता है।
कि जब मैं सो जाऊंगा तो मुझे ऐसे सपने आएंगे जिसमें बड़े बड़े सेब दिखाई देंगे, जिनके ऊपर वो स्टेम एंड होगा, नीचे सेब के नीचे की तरफ वो ब्लॉसम एंड होगा जिसमें फूल लगा होता है ना। और फिर बाद में वो और भी सपने देखता है कि यार मुझे आवाज़ें आएंगी कुछ रंबलिंग की, और है ना, इस तरह बातें करता है। और तभी वो कांच टूट जाता है। मैग्नीफाइड एप्पल्स की बात करता है वो। व्हाट फिजिकल सेंसेशन डज द स्पीकर कंटिन्यू टू फील? किस तरह का फिजिकल सेंसेशन स्पीकर महसूस करता है? उसकी जो वो जो इन स्टेप जो आर्च है ना, उसके अंदर उसको दर्द महसूस होता है, पैर में फुट में उसको दर्द महसूस होता है जहां वो उस पर रखता है। तो किस तरह का फिजिकल सेंसेशन महसूस होता है? एन एक इन देयर इन स्टेप आर्च, उसके इन स्टेप आर्च में एक एक दर्द महसूस होता है फ्रॉम द लैडर। किसकी वजह से? लैडर की वजह से। लैडर पर चढ़ा था, वो बैठा था, खड़ा हुआ था, इसकी वजह से, खड़े होने की वजह से। फ्रॉम वेयर डज द स्पीकर हियर अ रंबलिंग साउंड? उसको रंबलिंग साउंड कहां सुनाई देती है? सेलर बिन से। कहां सुनाई देती है? सेलर बिन। ट्रेन, ट्रीज और थंडर स्ट्रॉम या सेलर बिन, या सेलर बिन आ गया ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी कर देंगे दोस्तों, है ना। व्हाट इज द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट रिगार्डिंग एप्पल पिकिंग? जो स्पीकर का इमोशनल स्टेट क्या है एप्पल पिकिंग जो कर रहा है स्पीकर, उसकी मानसिक स्थिति अभी क्या है? इमोशनल, उसकी भावनात्मक स्थिति क्या है? वो थोड़ा सा थका हुआ है, ड्राउजी फील कर रहा है, बहुत टायर्ड है, और वो आगे नींद के बारे में सोच रहा है, साथ साथ उन्हें कामों के बारे में भी सोच रहा है कि कौन कौन से काम बाकी रह गए। लेकिन मेनली है कि ओवर टायर्ड एंड वेरी, वो बहुत ज़्यादा थक गया है। सी आंसर करेंगे। व्हाट हैपन्स टू द एप्पल्स? एप्पल्स को क्या होता है? दैट स्ट्राइक द अर्थ ड्यूरिंग द हार्वेस्ट। जब एप्पल नीचे गिर जाते हैं तो क्या किया जाता है उनका? वो बेकार हो जाते हैं, वर्दलेस हो जाते हैं, और उनको साइडर जो जूस के या साइडर जो हीप होते हैं उनमें उनको डाल दिया जाता है। लोअर प्राइस पे दे आर सोल्ड, बेचे जाते हैं। गिवन टू द पुअर, गरीबों को दे दिए जाते हैं। एनिमल्स फीड के लिए काम आ जाते हैं। ये सब काम होते होंगे, पर ये काम भी होते होंगे, ऐसे मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट अकॉर्डिंग टू पोएम दे आर पुट इन टू द साइडर एप्पल हीप। उनको साइडर एप्पल हीप में रखा जाता है क्योंकि इन्हें वर्दलेस समझा जाता है। तो आंसर आप क्या करेंगे इसके अंदर? डी कर देंगे दोस्तों। हु कुड पोटेंशियली प्रोवाइड इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ द स्पीकर स्लीप? यहाँ स्पीकर की स्लीप में कौन है जो उसको प्रोमिनेंटली इंसाइट देता है ना, जो उसको बताएगा कि किस तरह की नींद है? वो एक जानवर है, वुडचक, जो लास्ट में आपको दिखाई देता है। सी, वुडचक। वो एक नेचर का एक डिवाइस है जो उसको यहाँ पर स्लीप के बारे में बताएगा कि तुम्हारी नींद कैसी है। वुडचक की बात करता है ना। ओके। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द एप्पल्स डज द स्पीकर विविडली रिकॉल इन देयर विजन? ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है एप्पल्स का डज द स्पीकर विविडली रिकॉल इन देयर विजन? जहां पर एप्पल्स के कौन सा ऐसा पहलू है जो स्पीकर विविडली रिकॉल इन देयर विजन, जो स्पीकर अपने सपने में देखता है? उसके स्टेम एंड देखता है, ब्लॉसम एंड देखता है, और उसके हर जो दाग धब्बे हैं, कलर है, उन सबको ध्यान से देखता है सपने में। एक एक चीज़ को बारीकी से देखता है, जैसे मैग्नीफाई कर रहा हो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों। कुछ ज़्यादा हैं, मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। आप केवल इस क्लास को देखने इसलिए आए हैं कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको आंसर पता लग गया। क्वेश्चन देखा, आंसर पता लग गया। अगर हम यही क्लास लाइव रखते तो इतने क्वेश्चन करने में शायद हमें 2 घंटे लग जाते, 1.5 घंटा लग जाता है ना। तो एक अच्छी बात होती है इस क्लास की कि आपको जो पढ़ना है वो आपने देख लिया, समझ लिया। व्हाट डज द फ्रेज वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास सजेस्ट? ये जो होरी ग्रास वाला जो है, वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास, क्या सजेस्ट करता है? होरी यानी होता है, देखो 2 मतलब होते हैं। तो ओल्ड होता है, जिनके हेयर ग्रे या वाइट होते हैं, और एक ये वाइट और ग्रे कलर के लिए भी यूज होता है। तो द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास यानी कि ये बुढ़ापे का, मौत का और विंटर का प्रतीक है। ये क्या सजेस्ट करता है? देखते हैं। वाइब्रेंट और ग्रीन लैंडस्केप? नहीं। फील्ड कवर्ड इन ड्यू और फ्रॉस्ट? यस। पूरा जो फील्ड है, खेत उनका जो है, वो बर्फ से ढक गया है, बर्फ से ढक गया है। न्यूली प्लांटेड गार्डन है, फ्रेशली मूड लॉन है। मोड होता है जिसपे घास वास काट दी जाती है,
मोवर होता है घास काटने वाला यंत्र, और मो यानी घास काटना होता है। तो आप इसमें आंसर बी कर देंगे दोस्तों। फिर देखो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन बच्चे डिमांड करते हैं कई बार कि सर थोड़ा स्टेटमेंट और उसका वाला भी क्वेश्चन दो, तो ये बना सकते हैं आप इस तरह क्वेश्चंस भी। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत, दोनों सही है, दोनों में से एक भी सही नहीं है। देखिए, स्पीकर एंटिसिपेट्स रिजल्ट, यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक रिजल्ट की उम्मीद कर रहा है अनडिस्टर्ब्ड स्लीप, जिसमें उसको कोई स्लीप में डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या ऐसे वो सोच रहा है, उसको पता है कि मेरे को जो नींद आएगी उसमें मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा क्योंकि मेरे काम अधूरे हैं, मैंने पूरे अभी एप्पल पिक नहीं किए हैं। जैसे आप और हम सोचते हैं कि क्या हम सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, हमें आराम हमसे होगा ही नहीं क्योंकि हमारे काम इतने सारे पेंडिंग है। तो वो कह रहा है उन कामों की उनको याद आएगी, उनको बड़े बड़े एप्पल्स दिखाई देंगे, उनका स्टेम एंड, उनका ब्लॉसम एंड सब दिखाई देगा, उनके दाग धब्बे दिखाई देंगे, सब ध्यान से तोड़ने हैं। अगर ध्यान से नहीं तोड़े, टूट गए, नीचे गिर गए सेब अगर, तो ख़राब हो जाएंगे, उनकी कीमत नहीं मिलेगी। आपको टारगेट्स पता है, आपको ये सारी चीज़ें पता है, तो ये डिस्टर्ब करेंगे क्या करेंगे, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। स्पीकर्स एंटिसिपेट्स अ ट्रबल्ड स्लीप, स्पीकर को पता है कि मुझे ट्रबल्ड स्लीप आएगी फिल्ड विद इमेजेस ऑफ एप्पल, जिसमें एप्पल्स की इमेज होगी। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला सही है नहीं, दूसरा सही है यस, पहले तो दोनों सही है नहीं, दोनों सही नहीं है नहीं, तो आंसर क्या कर देंगे आप, बी कर देंगे। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, जब तक मैं थोड़ा सा पानी लेता हूं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पोएम। सही स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। स्पीकर फील्स ओवर टायर्ड, स्पीकर को बहुत थका हुआ महसूस होता है बाय द अबंडेंस ऑफ द एप्पल हार्वेस्ट, क्योंकि खूब सारी एप्पल हार्वेस्ट तैयार हो गई है, खूब फसल तैयार हो गई तो थक चुका है। ये बात तो सही है, ज्यादा ही थक गया है, ये ठीक है। द स्पीकर फील्स कंटेंट विद द एप्पल हार्वेस्ट, स्पीकर जो है वो एप्पल हार्वेस्ट से संतुष्ट है नहीं, वो फील्स कंटेंट विद द एप्पल हार्वेस्ट, संतुष्ट नहीं है, वो थका हुआ सा महसूस कर रहा है, वो डिसकंटेंट सा महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि यार क्या हो गया, इतना काम बाकी है ना। तो वो दूसरे वाला गलत है, पहले वाला सही है। तो आंसर आप क्या कर देंगे इसके अंदर, ए कर देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, वही दो स्टेटमेंट है। स्पीकर इज नॉट कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू कंटेंट देयर ड्रीम्स, स्पीकर को विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर ड्रीम्स, कि वो अपने ड्रीम्स को क्या कर सकें, उनमें कंट्रोल करने की एबिलिटी हो। ये बात सही है क्या, नॉट कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर ड्रीम्स, यस, उनको पता है कि वो अपने ड्रीम्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे काम के ही सपने आएंगे। ये बात तो सही है। स्पीकर रिकॉग्नाइजेज दैट, स्पीकर जानता है देयर ड्रीम्स विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एप्पल पिकिंग, कि उसके ड्रीम्स में वो चीज़ों से प्रभावित होंगे जो दिन में वो एप्पल पिकिंग का काम कर रहा था ना, कुछ उसके सपने उसको आ सकते हैं, यस, उसे एहसास है। दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो आप सी कर देंगे आंसर। द फिजिकल सेटिंग ऑफ द पोएम इज, इसकी फिजिकल सेटिंग क्या, कहां पर हो रही है पूरी कविता, एक एप्पल ऑर्चर्ड में हो रही है। द सेंट्रल थीम वियरीनेस ऑफ लेबर एंड मोर्टिलिटी, बिल्कुल आप लेबर और मोर्टिलिटी से थके हुए हैं, ये इसकी सेंट्रल थीम है, बिल्कुल काम करने से थक गया है, उबाऊ हो गया है। लैडर टवर्ड हेवन सिंबलाइजेज, ये जो लैडर हेवन है ये किस चीज़ का सिंबल है, ह्यूमन एस्पायरेशन एंड मोर्टिलिटी। शायद ये क्वेश्चन जो है ना आपका, मुझे लगता है रिपीट हो गया है शायद, है ना। आप एक बार चेक कर लेना कि शायद ये क्वेश्चन रिपीट है, मैंने दोबारा करवा दिया ना ये, कोई बात नहीं, इसको आप समझ तो जाएंगे कि लैडर जो है वो हेवन की तरफ जा रही है, वो ह्यूमन एस्पायरेशन की बात कर रही है और मॉर्टेलिटी की बात कर रही है। साइडर एप्पल हीप प्रेजेंट्स, ये साइडर एप्पल हीप किसको प्रेजेंट कर रहा है, वेस्टेड एफर्ट्स एंड फेलियर्स, यस, प्रोस्पेक्टिव द फार्मर, कम्युनिटी सेलिब्रेशन, नहीं, साइडर एप्पल हीप में वो चीज़ों का ढेर लगाया है जो हमने काम किए लेकिन उसमें फेल हो गए या बेकार काम किए, अच्छे काम नहीं किए, वेस्टेड एफर्ट, जैसे वो ख़राब सेब को साइडर जो एप्पल हीप में डाल दिया जाता है, ऐसे आपने अगर कोई काम अच्छा नहीं किया, कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया,
तो आपको भी लोग वर्थलेस समझेंगे और आपको साइड में पटक देंगे, कोई आप पर ध्यान ही नहीं देगा, ठीक है ना। और फिर आपकी ये जो पूरी दुनिया आपका जूस निकालेगी, बस साइडर एप्पल की तरह आपको गलत समझा जाएगा और आपको लोग दाबेंगे कुचलेंगे, है ना, कुछ इस तरह से दबाएंगे कुचलेंगे, कुछ इस तरह से होगा। तो ये ए आंसर कर देंगे इसका आप, है ना। फिर देखिए आप, द पैराडॉक्स एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर, स्पीकर ने जो पैराडॉक्स यहाँ पे व्यक्त की है वो क्या है, एक आयरनी जैसी पैराडॉक्स है इसके अंदर, कि हम जब हमारे सपने पूरे हो जाते हैं ना तो हमें लगता है कि यार हम क्या यही करने वाले थे, है ना। हम ओवर टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि हमने वो प्राप्त कर लिया, बड़े बड़े सपने देखे प्राप्त कर लिए, फिर लेकिन हम वहाँ संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर हम आगे और सोचते हैं कि कुछ नया करेंगे। तो पैराडॉक्स क्या है, ही वॉन्टेड ग्रेट हार्वेस्ट बट ओवर टायर्ड ऑफ इट। यस, बिल्कुल सही बात है, वो बहुत ज़्यादा फसल चाहता था, मिल भी गई, लेकिन ओवर टायर्ड ऑफ इट, उस फसल को तोड़ते तोड़ते काम करते करते वो थक गया। ऐसे आपने एक बड़ा टारगेट रखा, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, इतना बड़ा टारगेट है, इतना लिटरेचर, इतनी ग्रामर, इतना वोकैब इंग्लिश में, और फिर साथ में जीके वगैरह भी, और इंग्लिश में भी साइकोलॉजी और सब कुछ, इतना सब पढ़ना, इतना सारा काम करना, तो फिर आप लोगों को ओवरबर्डन तो होना ही होना है, ओवर टायर्ड तो होना ही होना है। तो आप कई बार आप मंजिल हासिल भी कर लेंगे, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर सेलेक्ट भी हो जाएंगे, बट आप थक जाएंगे बहुत ज़्यादा, आपको बहुत समय ऐसा निकल जाएगा, ऐसा कह रहा है कुछ ये। द अनपिक्ड एप्पल्स लेफ्ट ऑन द बाउ सिंबलाइजेस, जो एप्पल अभी भी उसने तोड़े नहीं है वो किस चीज़ का सिंबल है, लाइफ्स इनकम्प्लीटनेस। यस, कि आपने जीवन में कुछ काम अभी भी पूरे नहीं किए हैं, ए आंसर हो जाएगा। विच एनिमल इज एट द एंड ऑफ सिग्निफाइज नेचुरल रेस्ट, कौन से एनिमल की बात हो रही है, वुडचक की, है ना। एक सिंपल क्वेश्चन ये भी बन गया आपके लिए। द रिपीटेड इमेजेस ऑफ प्रेशर, एक्ट एंड स्वेइंग लैडर रिफ्लेक्ट, इसमें बार बार इमेज दिखाई गई है कि उसका प्रेशर है, उससे एक दर्द हो रहा है आपके पैर में लैडर पे चढ़ने से। जब लगातार आप अपने टारगेट्स को, अपने अचीवमेंट्स को पूरा करने में आप मेहनत करते हो, आप एफर्ट लगाते हो, तो sometimes you feel pressure, sometimes you feel ache in your particular parts of body, sometimes you feel weariness, fatigue, you feel overtired, over exhausted, drained, पूरा थका हुआ महसूस करते हो। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं, बॉडीज मेमोरी ऑफ फिजिकल लेबर लिंगरिंग इन द माइंड, रिलीजियस, मैकेनिकल, और इस पर नहीं, ये पहला ही हो जाएगा। बॉडी जो है आपके फिजिकल जो लेबर जो काम करते हो मेहनत, वो आपके दिमाग में महसूस होने लगता है, और आप फिजिकली के साथ साथ में मेंटली भी थकने लगते हो। बहुत ज़्यादा काम जो होता है ना, ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ये ईडियम भी है, एक प्रोवर्ब भी है कि आप सारे दिन काम करते करते जाओ तो इससे जो भी व्यक्ति होगा वो डल हो ही जाएगा, चाहे वो आपको देख लो चाहे मुझे देख लो, हम ऐसे हो जाते हैं। ए आंसर होगा। द ड्रीम ऑफ मैग्नीफाइड एप्पल्स कैन बी बेस्ट इंटरप्रेटेड एज, वो जब सोता है तो उसको बड़े बड़े सेब के सपने दिखाई देते हैं, ये क्या चीज़ बताती है, एन इंट्रूजन ऑफ द डेज लेबर इनटू सबकॉन्शियस थॉट। बिल्कुल सही बात है कि आप दिन में जो बहुत मेहनत करते हो ना, जो काम करते रहते हो, रात को आपको उसके सपने आने लगते हैं। जैसे मैं आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट में बता रहा था शायद, कि जैसे मैं अब आपकी पोएम्स पढ़ रहा हूँ, अगली पोएम्स पढ़ रहा हूँ, जब ये पोएम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते सोते हैं, आप पूरे दिन काम कर रहे थे, फिर आपके दिमाग में आता है कि यार वो लाइन छूट गई, मुझे वो लाइन वहाँ लिखनी है, और ऐसा छूट गया और वहाँ लाइन में ऐसा जोड़ दूंगा, और इस पोएट के बारे में ये बात लिखनी है, और इस नोट्स में यहाँ ऐसे करेक्शन कर दूंगा। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में सपने में आती रहती है, और कई बार तो आपको याद रहता है, अगले दिन आप जाके वही काम कर देते हो। मैं कई दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आपको चीज़ें रात को आप सोच लेते हो सोते सोचते, और सुबह उठते पहले नोट्स लिखे वो करेक्शन करते हो कि यार मुझे याद आया था, मुझे करेक्शन करना है ये वाला। तो यस, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में दिन के काम रहते हैं जो आप दिन में महसूस करते हो, जो और बर्डन रहते हो, चीज़ें रात को सपने में भी आती हैं। ए आंसर होगा। विच सेंसरी इमेज डोमिनेट सेंट ऑफ एप्पल्स, जो सेंट ऑफ एप्पल्स की बात होती है कौन सी इमेजरी है, वो स्मेल इमेजरी है, जिसको ऑल फैक्ट्री भी कहते हैं। स्मेल, इसका एक और और है ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री, है ना। टेस्ट अलग है, हियरिंग कौन सी है इसमें, स्मेल वाली है। द वर्ड रसिट, रसिट का मतलब होता है जो सेब के ऊपर जो रेड रेड कलर होता है ना, रेड ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन, उस कलर को हम लोग जो है वो रसिट कहते हैं।
रेड ब्राउन जो कलर होता है एप्पल के ऊपर उसे रसिट कहा जाता है। कन्वर्सेशनल रिदम इस पोएम में यूज की गई है कैसे? नेचुरल स्पीच पैटर्न से, क्लासिकल राइम स्कीम से, हैवी एलिटेशन, रिपीटेड रेफरेंस, नहीं, नेचुरल स्पीच से। जो कन्वर्सेशनल अगर रिदम लेके आनी है बातचीत वाली तो आप नेचुरल बोलो जैसा बोलते हो, तो उसके दिमाग में जो चल रहा था उसने वैसा ही लिख दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ये नेचुरल स्पीच की वजह से चीज़ आई है उसके अंदर, ये आंसर होगा। अब थोड़ा सा और जुड़े रहिए, इसके मैंने 92 क्वेश्चंस करवाए आपके लिए ना, तो थोड़ा और देख लीजिए, पूरी पोएम फिर क्लियर हो जाएगी आपके, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ फ्रॉस्ट स्टाइल इन दिस पोएम? इसमें से कौन सी फ्रॉस्ट की स्टाइल नहीं है? कन्वर्सेशनल टोन है, रूरल इमेजरी, गांव का, खेत का, खलिहान का इसमें है, बिल्कुल है। सिंबॉलिक डेप्थ है, सिंबॉलिक तो पोएम बहुत बड़ी पोएम है। ऑब्सक्योर मिथोलॉजिकल अलूजन्स, खूब अलग अलग मिथोलॉजिकल अलूजन्स हैं इसमें, नहीं एक बार भी कोई अलूजन की बात नहीं की। थोड़ा सा वो हेवन के अंदर है, वो हेवन की तरफ जो है लैडर जा रही है, वो एक बहुत सिंपल सा है। ऑब्सक्योर तो वो भी नहीं है, तो ये वाली बात इसमें यूज नहीं की गई। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा आ गया, क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सेंसरी डिटेल्स? इसमें जो सेंसरी डिटेल्स हैं, कभी आपको सेंट फील होता है, कभी आपको रम्बलिंग साउंड सुनाई देता है, और विजुअल इमेजरी तो खूब पोएम में है ही। ये जो सेंसरी डिटेल्स हैं, बीइंग रिप्लेड एंड मैग्नीफाइड इन द स्पीकर्स ड्राउजी स्टेट, ये उसके दिमाग में आते हैं। उसको कभी आवाज़ सुनाई देती है, और कभी उसको सेंट से नींद आती है, और कभी उसको वो एप्पल्स दिखाई देते हैं। तो स्पीकर की जो ड्राउजी स्टेट है उसमें क्या इफेक्ट है इन सेंसरी डिटेल्स का? दे प्रोवाइड ए प्लेजेंट एटमोसफियर, नहीं। दे फंक्शन एज फॉर्म ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर वेयर द स्पीकर कैन नॉट एस्केप द एंजाइटीज ऑफ लेबर, यस, ये सही लग रहा है। क्या मतलब समझना? फंक्शन एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर, वो आप खुद ही ना अपने आप को टॉर्चर करते हो, क्योंकि आप बड़े बड़े टारगेट्स लाइफ में सेट करते हो, तो आप खुद ही जो है अपनी लाइफ में परेशानियां मोल लेते हो। और बड़े बड़े टारगेट तो आप कर रख लेते हो, लेकिन पूरे जब नहीं होते तो बहुत दुख होता है। तो फंक्शन एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर वेयर द स्पीकर कैन नॉट एस्केप द एंजाइटीज ऑफ लेबर। फिर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, काम पूरे होते नहीं है, तो फिर आपको एंजाइटी होती है, चिंता होती है, और वो फिर आपके काम में झलकती है, वो आपको रात को सोने भी नहीं देती है। कहते हैं ना, आप कई बार बोलते हैं कि इतने बड़े सपने रखिए कि आपको सोने ना दे, तो कुछ ये वैसी बात होगी, सोने नहीं देते। बी आंसर कर देंगे, क्यों फालतू में इनको पढ़े, समय बर्बाद होगा। 10,000 फ्रूट टू टच इलिस्ट्रेट्स, क्या इसमें हाइपरबली है? बिल्कुल। क्या उसने वास्तव में को 10,000 एप्पल गिने थे क्या? बट ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बता दिया, जैसे कि डैफोडिल्स में विलियम वर्ड्सवर्थ बता देता है 10,000 सो आई एट अ ग्लांस, हाइपरबली तो है। सिमिली, कहीं लाइक एज करके कंपेयर कर रहे, नहीं कर रहे। आयरनी कोई बात हो नहीं। ऑक्सीमोरन कोई दो अपोजिट वर्ड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरबली ही होगा। 85 का ए कर देंगे। स्पाइक्ड विद स्टबल इन एग्जाम्पल ऑफ, स्पाइक में से, स्टबल में से, तो ये एलिटेशन हो गया, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। रंबलिंग साउंड, जो रंबलिंग साउंड होता है ये सुनने का साउंड होता है, गड़गड़ाहट। और ये कौन सी इमेजरी है? ये ऑडिटरी। ऑडिटरी क्या होता है? जिसमें आपको चीजें सुनाई देती है, उसको आप ऑडिटरी कहते हैं ना। टेक्टाइल, जिसमें आप टच कर लेते हो, टच। विजुअल, जिसमें आप देख लेते हो ना, इस तरह से होता है। चेरिश इन हैंड, हाथ से बिल्कुल सॉफ्टली पकड़ना उन एप्पल्स को, और प्लक करना हल्के से, ताकि कोई उनके स्किन पे नुकसान ना पहुंचे एप्पल्स की। ऐसे साफ सुथरे चेरिश्ड अगर एप्पल्स होंगे तभी उनकी कीमत अच्छी मिलेगी। आप उसको छू के प्यार से तोड़ते हो, ये किस तरह की इमेजरी हो सकती है? ये है टेक्टाइल इमेजरी, इसमें आप टच कर रहे हो, टेक्टाइल इमेजरी है, टच करना। विच पैराडॉक्स इज सेंट्रल टू द पोएम? कौन सा पैराडॉक्स है कि आपने बहुत सोचा कोई चीज मिलने की, ग्रेट हार्वेस्ट हो जाए, आपको ग्रेट हार्वेस्ट मिल भी गई, आपकी फसल बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन अब आपको उन एप्पल्स को तोड़ने में काम बहुत करना पड़ रहा है, तो आप थक गए हो, ओवर टायर्ड हो गए हो। ये एक बड़ा पैराडॉक्स है, बड़ी ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। क्या? डिजायर फुलफिल्ड, जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है ना, तो कई बार इन चीज़ों से बर्डन हो जाता है, सक्सेस से आपको कई बार बर्डन मिल जाता है। ये बड़ा ही डिजायर फुलफिल्ड, इच्छा पूरी हो गई और बर्डन हो गई, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, और ये पूरी पोएम का एक मेन निचोड़ भी है ना। आप बड़े बड़े सपने रखते हो, आप बहुत कुछ पाना चाहते हो, ये
ना। इस पोएम का मेन थीम यही कह सकते हो आप। और लेकिन आप इतने बड़े बड़े टारगेट्स रख लेते हो कि जब पूरे नहीं होते तो फिर आपको एंजाइटी होती है, आपको ड्राउजीनेस फील होता है, स्लीपी फील होता है, और आप मौत की तरफ जल्दी जाते हो फिर, और आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो, ऐसा कह रहे हो। तो ये वाली बात है। द पेन ऑफ ग्लास किस बात को सजेस्ट कर रहा है? जो पेन ऑफ ग्लास है, जो वो उस ट्रॉफ से निकालता है और उससे देखता है, उसको सब चीज़ें स्ट्रेंज दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं, और बाद में वो ग्लास टूट भी जाता है। क्या चीज़ें है? डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, कि आपको चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, बिगड़ा हुआ रूप दिखाई देता है। जब आप थके हुए कुछ चीज़ को देखोगे, आंखों में नींद से कुछ चीज़ देखोगे, या आप कांच से कुछ चीज़ देखोगे, बर्फ वाले सिल्ली वाले कांच से, तो आपको चीज़ें साफ दिखाई नहीं देंगी, उनका रूप थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखाई देगा, डिस्टॉर्टेड दिखाई देगा। तो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन दिखाई देगा आपको, ये वाली बात है। द लाइन शोइंग रेजिग्नेशन मोस्ट क्लियरली, इसमें कौन सी लाइन में जो पोएट और रेजिग्नेशन कर दे रहा है कि मैं छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अब बहुत कुछ हो गया मेरा, आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग। ये जो लाइन है रेजिग्नेशन की है, जिसमें आप काम से रिजाइन कर रहे हो, आप नहीं करना चाहते काम क्योंकि आप थक गए हो। कौन सी लाइन है भाई? द रम्बलिंग साउंड, आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, है ना। इन चारों में से ये वाली सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, बट ये जो आंसर पूछ रहा है कि रेजिग्नेशन वाली बात है, जिसमें काम करने को छोड़ने की बात कर रहा है, आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, इससे होगा सी। द पोएम्स मैसेज अबाउट एम्बिशन, एम्बिशन जो महत्वाकांक्षा जो आप रखते हैं, मैं रखता हूं, हम सब लोग रखने की कोशिश करते हैं, ये क्या मैसेज देना चाह रहा है? एम्बिशंस के जो है उसके बारे में क्या मैसेज दे रहा है? एम्बिशन ऑलवेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस, एम्बिशंस महत्वाकांक्षा हमेशा खुशी लेकर आती हैं। फुलफिल डिजायर कैन कोज एग्जॉशंस, आपकी कई बार डिजायर पूरी हो जाती है लेकिन वो आपके थकावट का कारण होती है। इस पोएम में तो ये कहना चाह रहा है। एम्बिशन मेक्स मैन इमोर्टल, एम्बिशन आदमी को इमोर्टल, अमर बना देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एम्बिशन गारंटीज सक्सेस, एम्बिशन रखने से आपकी सफलता जरूर मिलती है, नहीं। इस पोएम के हिसाब से कह रहा है कि आप एम्बिशन जब रखते हो ना, और जब पूरी होती हैं तो उनको पूरा करते करते आप थक जाते हो, क्योंकि आप एम्बिशन इतनी बड़ी रख लेते हो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, लोगों को देख करके कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, इतना पैसा कमा सकता हूँ, इतनी गाड़ी, इतने बंगले, इतने फार्म हाउस, और उस चक्कर में आप अपने आप को थका लेते हो, अपने शरीर को बीमार कर लेते हो, और मौत के करीब पहुंच जाते हो, अर्ली डेथ की तरफ चले जाते हो, थक जाते हो आप। ऐसे जो पोएट्स होते हैं, इस पोएम में ये भी समझाना चाहता रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जो पोएट्स होते हैं ना, वो भी बहुत महान बनने के चक्कर में, है ना, वो ये पोएम लिख दी, वो पोएम लिख दी, लेकिन कुछ अभी भी लिखना बाकी रह जाता है, अभी भी कुछ टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं, एम्बिशंस के चक्कर में आप बीमार हो जाते हो, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्थितियाँ थी उस समय। तो इसको आप अपने जोड़ सकते हो, पोएम बहुत सिंपल पोएम है, लेकिन इसको अपने जोड़ के आप सिंबॉलिकल इसका मीनिंग समझ सकते हो। बहुत प्यारी पोएम है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो आप प्लीज़ हमारे जो ये यूट्यूब चैनल है केटी सर इंग्लिश, इसको आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप जो है वो कर दें, ताकि आपका जो हमारे जो अगले वीडियोज़ हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम आते रहें, उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रॉपर, खासकर हमारे अभी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रॉपर तरीके सारी क्लासेस चाहिए, तो हमारा ऐप है केटी सर इंग्लिश, है ना, उसको भी आप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें केटी सर इंग्लिश ऐप को, है ना, और आप हमसे बात कर सकते हैं। और इसके आप जो स्क्रॉल जो हो रहा है उस पर देख सकते हैं, हमारे नंबर भी हैं, फ़ोन नंबर्स, वो आप देख सकते हैं। कभी कोई दिक्कत आए तो आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके मैसेज का जवाब मैं ही दूंगा, मैं ही उठाता हूँ। क्लास में होते हैं तो बात अलग होती है, ठीक है ना। और आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत अच्छा कोर्स हमने बनाया है हमारे ऐप पे, वहाँ पर भी आप जुड़े। और यूट्यूब पे भी हमने आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ग्रेड फर्स्ट की अलग बना रखी है, ग्रेड सेकंड की अलग बना रखी है, और इंग्लिश लिटरेचर का पूरा कंप्लीट सारा अलग बना रखा है। वोकैब अलग है, ग्रामर अलग है, ठीक है ना। तो आप मेथड्स अलग हैं, बिल्कुल। अब अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहाँ पे आप चीज़ अच्छे से देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और आपको लगता है कि हमें और हमसे अच्छे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप से जुड़ जाइए। केटी सर इंग्लिश ऐप गूगल प्ले स्टोर पे है, और अगर आप आईफोन आपके पास है तो उसका भी आपको अब मुझे भेज देना मैसेज, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप उससे भी कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें क्लास को, और अपने दोस्तों को आप शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है ना। और बताएं लोगों को कि भाई एक
कई लोग कहते हैं सर हम आपको जानते ही नहीं थे पहले और हम नहीं पता था, क्योंकि देखो मैं कोई भी ऐड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, केवल जो हमारा ये यूट्यूब ही एक एक मीन्स है आपसे जुड़ने का। इसी के थ्रू मैं आपको अपनी बातें और अपना पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका बता सकता हूँ। तो आप अगर जान गए हैं, अगर आप समझ गए हैं, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने टीचर को सपोर्ट करें और अपने मैक्सिमम जो आपके ग्रुप्स हैं, कॉलेज, स्कूल, है ना, अपने उन फ्रेंड्स को आप बताएं जो पढ़ रहे हैं, जिनके लिए क्लासेस यूज़फुल हो सकती हैं, कि भाई ऐसे हमारे सर हैं वो पढ़ाते हैं। उनका एक ऐप भी है और उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी इसी नाम से केटी सर इंग्लिश के नाम से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा ज़्यादा संख्या में जुड़िए और बाकी लोगों को भी आप जोड़ने के लिए बोलिए, ठीक है ना। और मैं उससे उम्मीद करता हूँ पूरे सपोर्ट की। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।